हेलो सर। हेलो बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एक्सक्यूज सर। मी सर। बोलो बोलो। सर वो जो एमवीपीपी का आपने टेस्ट दिए हैं सर दो, सर उनको कहाँ से पढ़ सकते हैं सर? बुक में जो ज्योग्राफी है बस उसमें से ही दिए होंगे क्वेश्चन या फिर? ओके, आप टेस्ट के लिए ना देखिए बेसिकली एनसीईआरटी पढ़ेंगे एसएसटी के लिए, और उसके बियॉन्ड जो है थिंग्स आर अनलिमिटेड। आप समझ रहे हैं? तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस एनसीआर एनटीएससी एग्जाम्स, है ना, उनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्रिपरेशन 2 लेवल पर होगी। फर्स्ट इज यू आर मेकिंग अ रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी चैप्टर। सेकेंड इज यू आर अटेम्प्टिंग द सॉक्रेटिव क्वेश्चंस। तो सॉक्रेटिव में आपसे आधे क्वेश्चन होंगे, आधे जो है वो एक नॉलेज बेस आपका इंक्रीज करेंगे। जो आपसे नहीं हो रहा है उस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ें, उसके बारे में थोड़ा सा चेक कर लें इंटरनेट पर, और नहीं तो एक सिंपल अटेम्प्ट करेंगे तो भी आपके माइंड में कुछ कुछ फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है तो वो रजिस्टर होते जाएंगे। अदरवाइज जो हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स है ना, तो सभी जो है एनसीईआरटी बेस्ड। तो आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर ली, यू विल बी एबल टू डू 90% ऑफ एसएसटी क्वेश्चंस। ठीक है। जो सॉक्रेटिव के क्वेश्चन है वो कोई टेस्ट नहीं है, वो आपकी प्रैक्टिस में हेल्प करने के लिए है। रेस्ट आई विल हैव दैट क्विज अगेन इन नवंबर दिसंबर। अभी एक्चुअली 10th एनटीएससी का रिवीजन चल रहा है, तो आई थॉट बेस्ट इज टू पुट फॉर 9th। एंड सर वो जो संडे को टेस्ट है सर वो ओएमआर बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी का टेस्ट ओएमआर बेस्ड है। उसमें 50 नॉर्मल एमसीक्यू होंगे और 2 केस स्टडी के बेस्ड पर एमसीक्यू होंगे। मतलब 10 क्वेश्चंस होंगे, उसमें 2 केस स्टडी होंगी तो उसके 10 क्वेश्चंस। That's it. Any other doubt? नो सर। चलो जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक्स कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। राइट डाउन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये लॉ तो अपने आप में वैसे ही स्पीक कर रहा है दैट मास इज कंजर्व। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में जब हम मास की बात करेंगे तो वी विल से दैट मास ऑफ प्रोडक्ट will be mass of reactants will be same as mass of product. आपने अगर 10 ग्राम ऑफ सोडियम और 10 ग्राम ऑफ क्लोरीन को आपस में रिएक्ट किया है तो फाइनली जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी 20 ग्राम्स ऑफ वेट। ठीक है, मास जो है दैट विल नॉट चेंज। राइट ऑन दिस, and this was given by Antoine Lavoisier. Some French name is there, too difficult to pronounce. सर एंटोनी लावोजियर ने बायोलॉजी में भी कुछ किया था। बायोलॉजी में I'm सर not वो sure. लीवेनहॉक था। हाँ, he is a great known scientist, chemist सही है ना, एंटोन लेवेज़ियर। ओके सर, एक्चुअली दोनों का नाम स्टार्टिंग से एंटोनी था इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। सर एक्चुअली ये एंटोइन है और वो एंटन था, तो फिर डिफरेंस है। ओके, बट बायो में तो वो लीवेनहुक है, ये लेवेज़ियर करके तो कोई भी नहीं है बायो में। सर ही गॉट कंफ्यूज्ड इन एंटोन वैन एंटोन वैन लीवेनहॉक। लीवेनहुक से कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके ओके ओके, भाई एंटोन वैन लीवेनहुक वाज सेपरेट है ना, और ही वाज आई थिंक नॉट फ्रेंच।
ठीक है जी, कॉपी किया आपने। अब स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है ना, बट सुनने में कितनी वाहियात लग रही है। स्टेटमेंट का मतलब है आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, आपने पेपर लिया, 1 kg का पेपर लिया, आपने उसको बर्न कर दिया। अभिषेक, नो परमिशन टू अनम्यूट। I don't know, log out and log in again, maybe things will get corrected. So अक्षयनी बेटा, आपने रोल नंबर नहीं लिखा है ना, राइट डाउन योर रोल नंबर प्लीज। तो ये सेम कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें जो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट है वो सेम होगा ना। अब सुनने में कितनी भैया स्टेटमेंट है, केमिकल रिएक्शन मींस दुनिया में कुछ भी हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। बेसिकली पेपर को बर्न किया तो क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। केमिकल रिएक्शन मतलब पेपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो पेपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो ऑक्सीडेशन और कंबशन एक्चुअली सेम चीजें हैं, और कंबशन, ऑक्सीडेशन में अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो वी आर कॉलिंग इट कंबशन ऑल्सो। तो जब आपने कोल को बर्न किया या से लेट्स से 10 kg ऑफ पेपर को बर्न किया, बची कि आपके पास राख, और वो जो एशेस हैं, दो एशेस डज नॉट वेट 10 kg, भाई वो एशेस तो दे वे ओनली मे बी 2 kg, तो वो 8 kg तो गायब हो गया ना। तो हाउ इज सेइंग कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज सेम एज प्रोडक्ट। जिनको रिएक्ट किया मैंने वो था 10 kg ऑफ पेपर विद ऑक्सीजन, और जो मुझे मिला वो 2 kg ऑफ एशेस। तो ये जस्टिफाई कैसे हो रहा है? Sir, can I? हाँ जी बोलो। Sir, I think the rest 8 kg will go as gases or anything else except the हाँ ashes. जी हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पर जो है ना मास ऑफ प्रोडक्ट में मतलब मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट, खाली सॉलिड प्रोडक्ट या लिक्विड प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं हम। अगर आपने एक पेपर को जो है ना एक एनक्लोज्ड ग्लास बॉक्स के अंदर बर्न किया, लेट्स से मेरे पास एक ग्लास का बॉक्स है, उसमें मैंने पेपर रखे है ना, पेपर हाउ मच, मे बी 200 ग्राम्स ऑफ पेपर, उसके अंदर मैंने ऑक्सीजन गैस फिल की, मे बी 200 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब उस बॉक्स का वेट था 1 kg, पेपर और ऑक्सीजन डालने के बाद उसका वेट है 1.4 kg। जब आप बर्न करेंगे तो पेपर जो है वो एशिस में कन्वर्ट होगा, एंड जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, और उस बॉक्स का जो मास है, जो बॉक्स एनक्लोज्ड है, सब तरफ से क्लोज्ड है, उसका मास जो है दैट विल स्टिल रिमेन एज 1.4 kg। वो फिर भी 1.4 kg ही रहेगा। दिस इज व्हाट ही ऑब्जर्व्ड है ना, एंड इट वाज अ वेरी big observation. Actually this was the first observation which led to the phenomena कि everything is made up of small particles. केमिकल रिएक्शंस में ये पार्टिकल्स की आइडेंटिटी वही रहती है, बस ये आपस में कॉम्बिनेशन चेंज कर लेते हैं। वो पार्टिकल जो था शुरू में वही पार्टिकल बाद में रहता है, आपस में वो बॉन्डिंग चेंज कर रहे हैं बस। आउटकम जो प्रोडक्ट मुझे दिख रहा है वो एकदम हो सकता है टोटली डिफरेंट दिख रहा है, बट जो बेसिक यूनिट है दैट इज स्टिल द सेम। So when we burn the wood, हाँ जी बोलो। सर डाउट था कि अगर सर कोई दो चीजें हैं और वो किसी गैस से रिएक्ट कर रहे हैं, सिर्फ गैस के प्रेजेंस में, तो सर जब हम उसका मास कैलकुलेट करेंगे तो सर वो गैस के वेट के साथ होगा। हाँ जी, रिएक्टेंट में गैस इंक्लूड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट का जो मास होगा वो गैस के साथ होगा। सर मतलब दो चीजों का मास जिस गैस से वो रिएक्ट कर रहा है। नहीं मैं समझा नहीं। देखो अगर मैंने सोडियम लिया बेटा प्लस क्लोरीन, दैट गिव्स मी 2 NaCl एंड दिस इज 2, तो इसका जो टोटल मास है और इसका जो टोटल मास है दैट विल बी सेम। सर और मान लो इन दोनों को रिएक्ट करने के लिए एक सर्टेन गैस चाहिए होती है, तो सर उसका मास इंक्लूड होगा यहाँ पे रिएक्टेंट्स में। बेटा इनको अगर रिएक्ट करने के लिए आपको कुछ चाहिए तो उसको कहते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। तो रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है उसका मास अगर आप इंक्लूड कर भी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिएक्टेंट मींस रिएक्शन होने से पहले आपने किया तो कैटलिस्ट यहाँ पर काउंट हुआ, और रिएक्शन के बाद जब आप मेजर करेंगे तो कैटलिस्ट जो है वो चेंज नहीं होता है, तो वो यहाँ पर भी उतने ही ग्राम काउंट होगा, तो टोटल मास स्टिल रिमेन सेम। Excuse me, sir. हाँ जी
सर जैसे हमने रिएक्टेंट को सोडियम लिया और अगर हम कैटलिस्ट को वाटर लेते तो फिर मास तो सेम ही है, ऐसा कुछ है? नहीं, उसमें बेटा आपका कैटलिस्ट नहीं है, वाटर, वाटर जो है वो रिएक्टेंट है साथ में, है ना। दिस गिव्स मी 2NaOH, ठीक है। सो दिस इज O, ऑक्सीजन 2 हो गया है, सो दिस इज यस सर। प्लस H2, है ना। हाइड्रोजन गैस भी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस बिकम्स 2 सर कैन वी रिलेट टू लाइक दिस, एंड जैसे वन हमने मिनट वन दो मिनट वन एटम्स को मिनट लिया, सर ऐसे ही कोई भी वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन का मास ही सेम है, बस वो दूसरी साइड पे चला गया। हाँ जी, बेसिकली कोई आपका हर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है। केमिकल रिएक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स हैव एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गए हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैव चेंज, द बॉन्डिंग्स हैव चेंज, है ना। पहले ए बी के साथ था और सी अलग था, रिएक्शन हो गई तो हो सकता है कि ए सी बन गए, बी अलग हो गया है, या फिर ए बी सी बन गए हैं आपस में। बट जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है वो तो कहीं नहीं गए ना, वो वहीं पर है एज इट इज है। तो मास रिमेन सेम, ओनली द बॉन्डिंग चेंजेस। यस सर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग व्हेन यू आर रिएक्टिंग अ मेटल विद अ वाटर, है ना। मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, इनको रिएक्ट करेंगे, ये बहुत विग्रस रिएक्शन होती है, उसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है प्लस हीट एनर्जी। दिस हीट एनर्जी इज सफिशिएंट इनफ टू बर्न दिस गैस, ठीक है। ये गैस जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है फिर, तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन भी ऐड कर देंगे और H2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पर ये वाटर बना रहा है। फॉलो दिस थिंग? यस सर। Yes, sir. बट जो भी रिएक्शन हो रही है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी हो गया है तो ऑक्सीजन को रिएक्टेंट में डालेंगे और यहाँ पर ये आपका जो है ये प्रोडक्ट आएगा। हाँ जी बोलो। सर ये आप वापस से एक्सप्लेन कर दोगे सर, ये ऑक्सीजन यहाँ कैसे आ गया? ये ऐसे है ना बेटा आपका, तो अब यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है, ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म H2O, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसको हम 2 टाइम्स ले लेते हैं, इसको 2 टाइम्स ले लेते हैं, ठीक है। अब आप इनको वापस ऐड कर लें, वापस ऐड करेंगे तो दोनों साइड हाइड्रोजन कैंसिल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ये फर्स्ट रिएक्शन हो रही है और इमीडिएटली उसके बाद जो है दिस इज सेकंड रिएक्शन विच इज हैपनिंग। तो इस केस में जो है फिर हम इनको रिएक्टेंट्स मानकर चलेंगे ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको 2 टाइम्स कर देते हैं, इसको 4 टाइम्स कर देते हैं, इसको 4 टाइम्स और इसको 4 टाइम्स। तो अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो 2H2 से कैंसिल हो जाएगा। तो जो एक्चुअल रिएक्शन हो रही है वाटर के केस में 4Na प्लस 2H2O प्लस ऑक्सीजन, है ना। 2H2O, दिस इज गेटिंग विद दिस 2H2O इज गिविंग मी 4NaOH। ये रिएक्शन हो रही है जब आप सोडियम को वाटर में डालते हैं। तो ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनका मास विल बी सेम एज मास ऑफ प्रोडक्ट। समझे? आपने सोडियम को पानी में डाला, सोडियम को पानी में डालते ही जो है हाइड्रोजन गैस बन रही है, ये एक रिएक्शन है। वो हाइड्रोजन गैस बर्न हो रही है, वो दूसरी रिएक्शन है। बट दोनों हो तो साथ में रही है। सोडियम को पानी में डालते ही जो सोडियम में आग लग जाती है बोलते हैं, बट वो आग सोडियम में नहीं लगी, सोडियम की वजह से जो H2 रिलीज हुई दैट इज व्हाट इज बर्निंग, ठीक है। चलो, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर दैट द मास ऑफ रिएक्टेंट इज सेम एज मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो टू जस्टिफाई प्रूव इट यू नीड अ एनक्लोज सिस्टम। अगर आप एक एनक्लोज सिस्टम लेंगे जो आउटसाइड सिस्टम से जो है कट ऑफ है, हियर इट इज बीइंग कट ऑफ बाय ग्लास, देन द लॉ होल्ड्स ट्रू, है ना।
अगर आप ग्लास एनक्लोज ग्लास के अंदर कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी सेम एज मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जो मास आएगा वो कितना आएगा 300.23 ग्राम। यस सर किस चीज का रिएक्शन हो रहा था ऊपर? नहीं वो रिएक्शन छोड़ो अभी, है ना, वो 10th क्लास का पार्ट है कि कौन सी रिएक्शन है। 10th क्लास में खूब करेंगे रिएक्शंस। नेक्स्ट लॉ राइट डाउन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। नहीं ये तो हमने कर लिया, सॉरी। अच्छा 1 मिनट। चलो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये 1 मार्क में आते हैं आपके, तो सॉल्व दिस वन। सिक्स 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम इज Na, bicarbonate is HCO3, is added in 15 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। ठीक है, फॉर्मूला नहीं याद है तो इसमें आप सिंपल इथेनोइक एसिड लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इथेनोइक एसिड, द रेसिड्यू लेफ्ट इज फाउंड टू वे 18 ग्राम्स। इनको जब हमने मिक्स किया 6.3 ग्राम्स को, है ना, वी आर गेटिंग सम प्रोडक्ट इज देयर, दैट प्रोडक्ट इज हियर इज कॉल्ड एज रेसिड्यू। ठीक है, प्लस CO2 and ethanoic acid weighs 15 gram. So Yes, this product is, this residue is 18 gram. So how much CO2 is released it is asking. ठीक है, तो सर law of 21.3 minus 18। Yes, हाँ sir. जी हाँ जी, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्टेट करेंगे बस कि बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास ऑफ रिएक्टेंट इज मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोडक्ट इज 3.3 ग्राम। Yes, sir. चलो आंसर करें इसका। हाँ जी, सभी का करेक्ट है। तो मास ऑफ CO2 रिलीज इज 4.4 ग्राम्स। ठीक है जी, नेक्स्ट लॉ ले लें। Yes, sir. राइट डाउन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। Excuse me, sir. सर पिछले सर ये लॉ ऑफ कन्वर्जेशन और मास में आ रहा है सर ये जो नहीं है। नहीं, ये सेकंड लॉ है। ओके सर। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Sir, ये वाला एक बार question, can you please explain it? यस सर, ये वाला Yes, sir. CaCO3 को हीट करके हमने डिकम्पोज किया है। डिकम्पोज का मतलब है कोई कंबशन, बर्निंग वर्निंग नहीं, उसकी बॉन्डिंग टूटी है। हीट करेंगे तो बॉन्डिंग टूट जाती है, तो वो डिकम्पोजिशन कहलाता है ना। तो दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट इज बीइंग हीटेड। कैल्शियम कार्बोनेट इज सेम एज मार्बल, है ना। मार्बल को आप हीट अप करते हैं तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। कितना आपने हीट किया कैल्शियम कार्बोनेट? 10 ग्राम्स। अब हीट अप करने के बाद जो मिलेगा प्रोडक्ट, बॉन्डिंग वॉन्डिंग टूटने के बाद, उसका मास भी 10 ग्राम्स होना चाहिए। ठीक है, तो बॉन्डिंग टूटने के बाद हमें कैल्शियम ऑक्साइड जो मिला है वो 5.6 ग्राम्स मिला है। तो रिमेनिंग हमें क्या मिलेगा फिर? कार्बन ऑक्साइड। भाई मास ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। इनिशियली अगर 10 ग्राम्स का मास था तो फाइनली भी टोटल मिलाकर 10 ग्राम्स होना चाहिए। तो दिस इज 4.4 ग्राम्स।
एक्सक्यूज मी सर, बोलो यान। सर एक बार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन दिखा दो, लेट ज्वाइन कर, बस मैं स्क्रीनशॉट ली चाहिए। ये लो, सिर्फ यहाँ तक है। ये है, मास कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। थैंक यू सर। इसी में आगे पढ़ेंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ये आउटडेटेड लॉ है ना। दैट मीन्स दिस इज नॉट ट्रू। कोई बता सकता है एक्चुअल लॉ क्या है अभी, वैलिड लॉ? सर एक्चुअल लॉ मतलब law of conservation of mass is wrong actually, I'm saying. Sir, can I try? हाँ बोलो देवेश। Sir, for example, if we take a nuclear reaction, maybe it all gets destroyed then. Law is? Sir, may I try? बोलो। Sir, I think Einstein gave that mass and energy together are conserved. ठीक है? It is not the mass which is conserved. It is for a system, mass and energy is conserved. With the mass you can create energy. जैसे sun में जो है mass it's losing, creating too much of energy. ठीक है? So mass can be converted into energy, energy can be converted into mass. And second is in general theory of relativity, he said that कि श्रेयांशु का जो मास है वो 55 kg है, और श्रेयांशु अगर if he will start running fast, then his mass will keep on increasing. ठीक है? इसीलिए कोई भी चीज जो है that cannot achieve the speed of light. Why? Because as your speed increases, your mass will increase, and thus the rate of increasing of speed will decrease. ठीक है? Your mass actually is mass upon 1 minus v square by c square. आप समझे? अगर ये स्पीड ऑफ लाइट है, अगर आपकी स्पीड जो है लाइट की स्पीड के बराबर हो गई तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? सर जीरो। तो आपका मास कितना हो गया? सर जीरो। अरे हेलो माइक सर नॉट डिफाइंड, सर नॉट डिफाइंड। इंफिनिटी। हाँ, m अपॉन 0 इज इंफिनिटी, आपका मास इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। ठीक है? तो कोई भी चीज जिसका मास है, कुछ मास है, थोड़ा सा मास है, दैट थिंग कैन नॉट अचीव द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है? अ मासलेस थिंग लाइक अ वेव है ना, वेव का मास नहीं होता, वेव इज जस्ट अ डिस्टर्बेंस दैट कैन अचीव स्पीड ऑफ लाइट, बट यू, मी और एनी रॉकेट नो। Sir, atoms can achieve speed of light. No, atoms cannot achieve speed of light भाई। एटम्स का भी तो कुछ मास होता है, वो इनफाइनाइट पहुंच जाएगा। Excuse me, sir. हाँ जी। Sir, what was wrong with saying that we made two statements such as mass is conserved and then a second statement that energy is conserved, but they both are different. देखो हमें बचपन से यही पढ़ाया जाता है, एनर्जी इज कंजर्व्ड, दूसरी स्टेटमेंट पढ़ाई जाती है मास इज कंजर्व्ड। बट आइंस्टाइन वाज द वन हु सेड दैट मास एंड एनर्जी टुगेदर आर कंजर्व्ड। सर तो फिर इसमें डिफरेंस क्या हुआ दोनों के बीच में? डिफरेंस तो है बेटा, मास कंजर्व कैसे हुआ? अगर मैं मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूं तो बताओ। सन का मास जो है वो कहाँ जा रहा है? एनर्जी में। तो मास कंजर्व कहाँ हुआ? मास इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो मास तो सेम नहीं रहा ना उसका। यस सर। मास कंजर्व का मतलब है रिएक्शन शुरू होने से पहले 10 kg मास है, उसके बाद भी 10 kg मास है। सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, और न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है मास कंजर्व है ही नहीं। न्यूक्लियर रिएक्शन की स्टार्टिंग आपने की 100 kg से, और न्यूक्लियर रिएक्शन खत्म हुई तो आपका मास है 99 kg। ओके सर। तो इसीलिए जो डेफिनेशन है उसमें आप देखेंगे तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया गया है। ठीक है?
तो यहाँ पर इन केमिकल रिएक्शन, ये जो लॉ है ये न्यूक्लियर रिएक्शन में वैलिड नहीं है, दिस इज वैलिड इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, Excuse me, sir. बोलो बेटा। Sir, if no particle can travel at the speed of light, then how photons travel at the speed of light? Because photons don't have any mass. Okay, Sir, sir. what? फोटॉन्स का मास नहीं होता है, इसलिए फोटॉन्स कैन ट्रेवल। फोटॉन्स आर एक्चुअली एनर्जी पैकेट्स, दीज आर समथिंग इमेजिनरी थिंग्स है ना, दिस फोटॉन्स एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट ना, जो एनर्जी पैकेट्स है उसको हमने फोटॉन बोला है बस। Okay, sir. नेक्स्ट Sir, इज लॉ। fire matter. हाँ बोलो। Sir, fire matter होता है non matter? फायर इज, देखो इट्स अ heat energy which is visible to the naked eyes and it is a non matter. फायर एक्चुअली क्या है, हर चीज जिसके अंदर थोड़ी सी हीट है ना, वो हर चीज EM वेव्स एमिट आउट करती है बेटा। क्या एमिट करती है? Sir, energy. EM waves. EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो वेव्स है ना ये ऐसे ऐसे हैं, ये दीज आर द वेव्स, ठीक है, जहां पर इन वेव्स की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये जो वेव जहां फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है इनको गामा बोलते हैं, कम है तो एक्स रेज, थोड़ी और कम है तो यूवी रेज। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर एक छोटा सा लॉट है, बस इतना सा लॉट। ये वाली जो EM वेव है ये हमें विजिबल है नेकेड आई से, इसको वो ये है विबग्योर, है ना। उसके बाद ये फिर आपका इंफ्रारेड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? अब हो क्या रहा है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग गिव्स आउट EM वेव, आप और मैं भी EM वेव एमिट आउट कर रहे हैं। ठीक है, ओनली थिंग इज कि बिल्कुल पिच डार्क में जब हम खड़े हैं तो हमें कोई देख नहीं पा रहा है। क्यों नहीं देख पा रहा है? वी आर ऑल्सो सोर्स ऑफ लाइट, बट वो लाइट जो है वो विजिबल लाइट नहीं है। हमारे अंदर से जो लाइट निकल रही है वो इंफ्रारेड रेज निकल रही हैं। ड्यूरिंग एवोल्यूशन ओनली दिस पार्ट ऑफ EM वेव्स आवर आईज कैन सी। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि इस चीज को भी देख सकते हैं, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो अल्ट्रावायलेट को भी देख सकते हैं। हमारी रेंज सिर्फ इतनी सी है। ठीक है, आपने सुना है इंफ्रारेड बाइनोकुलर्स? Yes, sir. वो Sir, I have a question, sir. एक मिनट है ना, वो पर्सन की जो इंफ्रारेड रेज है वो उनको कैच करते हैं और उनको जो है विजिबल स्पेक्ट्रम में थर्मल कन्वर्ट स्कोप, करते हैं सो दैट वी कैन सी इट। सर वो थर्मल वाला स्कोप। हाँ जी, जो थर्मल कैमरास होते हैं वो एक्चुअली इंफ्रारेड रेज को पिक कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें मतलब पिच डार्क में भी दे कैन वर्क। ठीक है, नाउ थिंग इज, अगर आपने एक आयरन पीस को लिया, अब वो आयरन पीस को जैसे जैसे आप गर्म करेंगे उसका जो वेव की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करेगी। आयरन पीस पहले यहाँ पर वेव एमिट कर रहा था, फिर यहाँ करेगा, फिर यहाँ करेगा, फिर यहाँ करेगा, है ना। जब वो बहुत गर्म हो जाता है तो वो जो वेव है उसकी ये वाली निकल रही होती है, उसमें से वेव। आप आयरन पीस को कैसा देखते हैं? रेड देखते हैं। और जब बाकी वेव्स जो है वो मतलब और हीट करेंगे तो बाकी वेव्स भी एमिट होगी, तो आयरन जो है वो रेड से जो है वो व्हाइट हॉट बन जाता है ना, वेरी वेरी हॉट, एंड यू आर एबल टू सी इट। तो फायर क्या है? फायर इज अ केमिकल रिएक्शन विच इज हैपनिंग। ठीक है, आपने जैसे मैग्नीशियम को बर्न किया, फिर आप कह रहे हैं उसमें से फायर निकल रही है। फायर नहीं निकल रही है। मैग्नीशियम को जब आप बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्मिंग। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, दिस इज विद एमिशन ऑफ लॉट ऑफ हीट, और ये जो एमिशन ऑफ लॉट ऑफ हीट है दिस इज ब्रेकिंग द बॉन्ड्स ऑफ मैग्नीशियम एटम्स। तो वो मैग्नीशियम एटम्स जो है दे आर इन द एयर, दे आर रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, दे आर फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, and lot of heat is getting emitted out.
this heat falls in our visible spectrum and we are able to see that heat and we call it fire. So fire is actually what? It's the light entering into your eyes, and that light is nothing but EM waves, and waves are not matter, they are just disturbance. सर बट नॉन मैटर हमें अफेक्ट कैसे कर सकते हैं? नॉन मैटर को हम सर मतलब फिर आसपास के सराउंडिंग्स पे सर इफेक्ट कैसे डाल सकता है सर अगर फायर नॉन मैटर है तो क्यों भाई, आपका जैसे मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन मैटर, बट वो आसपास मैग्नेट्स को मूव कर देता है, आयरन पीस को मूव कर देता है ना? तो फोर्स और लाइट वेव्स है ना, दीज आर नॉन मैटर बट दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ. Excuse me, sir. Is electricity matter or non matter? Sir, non-matter. 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 So electricity is part of our life. हाँ जी बोलो बेटा. Sir, but I was asking that what gives the atoms the intermolecular force? What gives the atom the intermolecular? That they are attracted to each other. Why is that? ओके, विद इन एटम अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ. ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने. हमारे पास बेटा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 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 पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, है ना? क्वेश्चन इज कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो आपस में खतरनाक ढंग से रिपेल करते हैं, तो हाउ दे आर होल्डिंग टुगेदर इन अ न्यूक्लियस? कोई बताएगा? Sir, because of sir strong membrane. मेम्ब्रेन? अरे कहाँ पहुंच गए बेटा जी? नहीं मेम्ब्रेन सर Sir, I शायद mean sir, shell सर shell शायद type. जो न्यूट्रल शेल किसका बना होगा बताओ, एक मिनट. शेल किसका बना होगा? Sir, एटम. अरे sir, एटम sir, के proton अंदर and न्यूक्लियस, सोचो ना, एटम्स के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का शेल जो है वो एटम्स का बना हुआ है. Sir, shell is imaginary. इमेजिनरी लाइन कुछ नहीं है यहाँ पर. इन सबको बस ये है कि टुगेदर वी कॉल इट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की कोई बाउंड्री या शेल नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी कपड़े में बांध के रखा हुआ है उसे. दे आर जस्ट टुगेदर. और आसपास जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो भी एक पाथ है जिसपे घूम रहे हैं, जिसको हम वी आर कॉलिंग इट एज एनर्जी शेल. energy shells. ठीक है, दे आर नॉट समथिंग सॉलिड. ठीक है, अब बताओ ये कैसे होल्डेड है टुगेदर? Sir, फिर sir electrons very fast move कर रहे हैं उनके साथ sir. कुछ अरे भाई sir मैं तो प्रोटॉन्स की बात कर रहा हूँ. ये प्रोटॉन साथ में कैसे होल्ड करके रखे हुए हैं? पॉजिटिव सर पॉजिटिव शायद हाँ जी बोलो. न्यूट्रल और पॉजिटिव के बीच में सर वो होता है तो उसकी वजह से शायद सेम चार्ज अपोजिट चार्ज हो जाता है सर न्यूट्रॉन्स के अंदर. ना ना, पूरी दुनिया में कितने टाइप के फोर्सेस हैं? सर बहुत सारे हैं. बताओ. सर मैग्नेटिक, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक, gravitational. सर फ्रिक्शनल, सर Sir, मस्कुलर. normal. चलो चलो मैं आपको बता देता हूँ. ठीक है, पूरी दुनिया में सिर्फ 4 फोर्सेस हैं, है ना? 8th क्लास में आपको बेवकूफ बनाया जाता है. जो 4 फोर्सेस हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर. ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं. आपने इलेक्ट्रिक मैग्नेट सुना है ना, जो बिजली से मैग्नेट बनती है. Yes ठीक sir. Yes, sir. ये साथ में जॉइंट फिनोमिना है. दूसरा फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. चौथा होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर. Sir, इन सब normal. में फ्रिक्शन सबसे वीक ना बीच में नहीं, इन सब में जो सबसे वीक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है. सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है. ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कब एक्ट होता है? जब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और व्हेन टू थिंग्स which have got mass are brought close to each other at nuclear level. आप समझे? दो चीजें जिनके अंदर कुछ मास है, अगर वो न्यूक्लियर लेवल पर एक दूसरे के पास आ जाए. ठीक है, अगर आप दो एटम को पास लेकर आएंगे
तो ये पास नहीं कहलाएंगे, दे विल नॉट बी कॉल्ड क्लोज। न्यूक्लियर लेवल में मींस ये डिस्टेंस अगर मैं रिड्यूस कर दूं, और ये डिस्टेंस कब रिड्यूस होगा, दैट इज व्हेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की बात करूं मैं, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर टू क्लोज टू ईच अदर, वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर एट न्यूक्लियर लेवल। ये न्यूक्लियर लेवल पर एक दूसरे के क्लोज है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तो इसीलिए इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। दैट फोर्स इज मोर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा है। अगर मैं किसी तरीके से इनके बीच का गैप इंक्रीज कर दूं, है ना, थोड़ा सा भी इंक्रीज अगर मैंने कर दिया इनके बीच का गैप, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इनका जो न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, वो पावर 4 की रेशियो में कम हो जाता है, मतलब वो बहुत तेजी से कम होगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दैट इज नॉट रिड्यूसिंग दैट मच, तो फिर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो न्यूक्लियर फोर्स के, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के इक्वल हो जाएगा, एंड दिस विल डिसइंटीग्रेट, मतलब ये जो है अलग अलग हो जाएंगे, है ना, न्यूक्लियस जो है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर होल्डेड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलो, और कोई डाउट तो नहीं है आपका? नो सर। सर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना, दिस वाज प्रपोज्ड बाय प्रोस्ट, तो एक बार इसको नोट कर लें, देन विल डिस्कस। ये वाला पार्ट नोट करना है आपको। सर ये तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होती है। हाँ जी, लेकिन ये हम कब की बात कर रहे हैं, ये हम 1776 के अराउंड की बात कर रहे हैं, जब साइंटिस्ट को कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। साइंटिस्ट एक्चुअली जो है दे वर ट्राइंग टू डिकोड कि बिजली कड़कती है तो ये क्या होता है जो नीचे गिरता है ना, दैट मीन्स दे वर नॉट अवेयर अबाउट लाइट, दे वर नॉट अवेयर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, दे वर नॉट अवेयर अबाउट एटम्स और मॉलिक्यूल्स, है ना, उनको कुछ नहीं पता था भाई। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर एक डाउट है। बोलो। सर H2 का कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है ना? हाँ जी ओके सर, क्लियर करना था। ओके सर नोटेड। नोटेड। इसका भाई सर सिंपल प्लीज सा वेट मतलब फॉर है। अ मिनट। ओके ओके सर यहाँ पे वेट वेट है या फिर वेट मास है? बेटा, वेट और मास की कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में होती है ना, और नहीं तो लेमन टर्म में जो वेट है वही वेट यहाँ पर काउंट होगा, ठीक है, तो यू टेक इट एज मास। ओके सर। इन केमिस्ट्री, इन मैथ्स, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। सर नोटेड। Sir noted. ओके तो ये तो भाई सिंपल सी लेमन टर्म में बोलेंगे, है ना। तो प्राउस ने क्या बोला, वो कह रहा है कि आपने पानी कहीं से भी लिया, आप पानी जो है आपने तालाब से लिया, एंड यू फाउंड कि वहाँ पर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपने इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया, और उसमें यू फाउंड कि आपको 2 ग्राम हाइड्रोजन मिली है, तो प्रोपोर्शनेटली यू हैव गॉट 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। लेट्स से 2 ग्राम हाइड्रोजन पर अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन मिल रही है, दैट मीन्स बाय वेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 1:8 हो गई, 1:8. है ना। Yes. एंड ही सेड कि ये पानी आप अब कहीं से भी लें, है ना, मैंने पौंड से लिया, आप लेक से लें, रिवर से लें, ओशन से लें, अमेरिका जाकर लें, कहीं से भी लें, उसमें वाटर की जो मास, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो वो 1:8 ही रहेगी हमेशा। एंड दिस वाज समथिंग बिग ही सेड कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स Yes, sir. जो है वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपस में कंबाइंड होते हैं। सर बट ये प्रूव कैसे होगा, मतलब अगर हम बाहर जाके
दूसरे प्लैनेट्स पे जाकर रिसर्च करें तो हो सकता है कि रेशियोज थोड़े चेंज हो जाएं। नहीं ना, वही। अच्छा देखो, पहले तो यहाँ पर कोई दूसरे प्लैनेट वाली बात नहीं हो रही है ना। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि जो बाद में जो स्टेटमेंट बनी है कि दिस फुल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ दीज एटम्स ओनली, ठीक है। तो पूरी दुनिया जो है, इंक्लूडिंग योर सन और प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। और हर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ है, और हर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मास है वो फिक्स्ड है, ठीक है। दिस फुल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ दीज एटम्स। अब सुनने में अगर आप थोड़ा गहराई में जाओ तो यू फील कि मतलब क्या बात हो रही है, मतलब ना सिर्फ 3 चीज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और उनसे पूरी दुनिया बनी हुई है। और ये सब चीजें ऐसा तो नहीं है लक बाय चांस में अपने आप बन गई। देयर मस्ट बी समवन हु हैज मेड दिस। अनदर फिनोमेना व्हिच गोज इज कि भाई आपने देखा है कि एक बहुत ही माइन्यूट जो एटम है उसमें बीच में आपका न्यूक्लियस है, आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो दे से कि मे बी दैट एटम इज एक्टिंग एज अ सोलर सिस्टम फॉर समवन। हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लेनेट की तरह एक्ट कर रहे हैं किसी के लिए, और उसमें अपनी एक दुनिया है ना। और वो एटम्स आपस में मिलके जो है दे आर फॉर्मिंग मैटर। एंड सेम वे जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, तो हमारा सोलर सिस्टम मे बी एक्टिंग एज अ एटम फॉर समवन एल्स विच इज अ बिग एंटिटी, ठीक है। तो बहुत सारी थियोरीज है, so let's come to this one only. Excuse me, sir. हाँ जी। Sir, can you please explain what the law is again? This law of constant proportion है बेटा। Yes, sir. Law of constant proportion says कि आपने लेट्स से नमक से जो है सोडियम और क्लोरीन अलग अलग किया बेटा, है ना। और आपने अगर मान लो यू टुक 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट आपने लिया बेटा, और उस सॉल्ट में आपको लेट्स से 35 ग्राम सोडियम मिला और 65 ग्राम क्लोरीन मिला, उसको ब्रेक करके। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है कि अगर आपने 1 ग्राम लिया होता सॉल्ट, तो आपको 0.35 ग्राम ऑफ सोडियम मिलता और 0.65 ग्राम ऑफ क्लोरीन मिलता। इट ऑल्सो सेज कि ये सॉल्ट आपने अगर अमेरिका में लिया या फिर रशिया में लिया, है ना, रेशो यही रहेगी। दिस इज फिक्स्ड, द रेशो इज 35:65। दिस रेशो इज फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं और उस पर्टिकुलर कंपाउंड को कहाँ से ले रहे हैं। सो इन अ कंपाउंड वेदर टेकन फ्रॉम अमेरिका और रशिया, और 1 ग्राम और 100 grams, the constituent elements are always present in a definite proportion by weight, means वो definite ratio रहेगी उनकी। तो वाटर H2O की रेशियो जो है बाय मास इज 1:8, 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 grams ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इससे पहले उनको पता नहीं था कि हाइड्रोजन करके जो है कोई एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। दे वर नॉट अवेयर ऑफ इट, बट दे वर अवेयर कि भाई ये हाइड्रोजन और वाटर को अगर हम ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा, और इसमें हमारे पास हाइड्रोजन गैस आ रही है और ऑक्सीजन गैस आ रही है। इनको ये पता था कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आ रही है, बट दे वर नॉट अवेयर कि हाइड्रोजन का एटम अलग होता है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, ऑक्सीजन का एटम का स्ट्रक्चर अलग है। दे वर नॉट अवेयर अबाउट इट। बट Excuse ये me, इतनी sir. अमेजिंग था कि हर बार जब भी वाटर को ब्रेक करो तो 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलती है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलती है, हर बार सेम रेशो में मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है हर बार सेम रेशो में मिल रहा है ना। दे वर नॉट अवेयर कि ये कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं या कोई बॉन्डिंग हो रही है, कुछ नहीं पता था वो। हाँ बोलो। सर तो फिर अगर उन्हें यही नहीं पता था कि कंपाउंड क्या है या फिर एटम क्या है, तो फिर उन्होंने ये कैसे स्टेट कर दिया कि इन अ कंपाउंड। ओके बेटा, जो देखो उनको ये आइडिया तो था कि जहां पर दो चीजें आपस में मिल रही हैं उसको हम कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। अब ये तो एक जनरल वर्डिंग्स है,
कि दो चीजों को आपस में मिलाकर जो बना रहे हैं हम उसको कंपाउंड बोल रहे हैं, या फिर किसी को चीज को तोड़ के अगर दो चीज मिल रही है तो वो चीज कंपाउंड थी जिसको हमने तोड़ा है। बट उस टाइम में, उस एरा में, दे वर नॉट अवेयर अबाउट आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड और द वर्ड बॉन्ड इटसेल्फ दे वर नॉट अवेयर ऑफ। ठीक है, so it is like something like in a compound की जगह you can say in a group of substance the constituent of substance are always present in a definite proportion. अब वो group of substance को they have named it a word compound. भाई कंपाउंड एक जनरल वर्ड है ना, जो दो या दो से ज्यादा चीजों से बना हुआ है वो कंपाउंड है। तो अब तोड़ने पर अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो हाँ वाटर इज अ कंपाउंड। बट क्या उनको वाटर का फॉर्मूला पता था H2O? नहीं पता था। ये चीज समझ रहे हो आप? दे वर नॉट अवेयर कि कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl होता है। नहीं, उनको सिर्फ ये था कॉमन सॉल्ट को 100 ग्राम कॉमन सॉल्ट को तोड़ा तो हमें इतना सोडियम मिल रहा है, इतना क्लोरीन मिल रहा है, बस। बट NaCl सिंबल्स ही नहीं बने थे उस टाइम तक एलिमेंट्स के या किसी चीज के। Okay, sir. Understood. Thank you, sir. उसमें सर बोलो सर, ये जो सर लॉज जो है सर, इनके मतलब ये किसी के टाइप्स है क्या? टाइप्स नहीं है, बस ये दो लॉ हैं। ये दो लॉ जो हैं ये बेस थे जिसके बेसिस पर डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी और फिर धीरे धीरे एटम का स्ट्रक्चर डिकोड होना शुरू हुआ। ओके सर। आंसर करें इस क्वेश्चन में। हाँ जी, वेरी गुड। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, ज़्यादा कुछ है नहीं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन रेशियो ऑफ 1:8, वो 1:8 की रेशियो में कंबाइन होंगे। अगर ये 1 ग्राम है तो ये 8 ग्राम्स होगा, और ये 4 ग्राम्स है तो आपका वो 32 ग्राम। 32 ग्राम्स। ठीक है, ये चीज़ उनको पता थी। उनको ये नहीं पता था कि H2 + O2 विल गिव मी H2O, है ना। ये चीज़, ये रिएक्शन दे वर नॉट अवेयर ऑफ। बट ये जो ऑब्जर्वेशंस आई कि अच्छा जी हर बार सेम हो रहा है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन जो है वो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइप के हैं, ऑक्सीजन जो है वो फिक्स टाइप में है, वो आपस में एक फिक्स रेशो में कंबाइन हो रहे होंगे। ठीक है, तो दैट थिंग दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग एंड वर्किंग। सर ये क्वेश्चन करना है? नहीं 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 नहीं, देख लो एक बार। 0.24 ग्राम ऑफ सैंपल is having this many boron, this much of oxygen, है ना। So this is calculate percentage composition of compound. तो percentage Ratio. of बोरोन का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 0.096 by 0.24 into 100 into 100, है ना। यूजलेस क्वेश्चन था ये, बात नहीं बनेगी। ठीक है, दिस इज डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। सो ये हमारा 4th चैप्टर है ना। तो यूजुअली आई टेक अप 4th चैप्टर बिफोर कमिंग टू 3rd चैप्टर। ठीक है, इट्स ओके विद एवरीवन। किसी के टेस्ट में तो नहीं आ रहा है ना 3rd चैप्टर? तो ये जो हमने 2 लॉ किए हैं ये 3rd चैप्टर के हैं, है ना। इन 2 लॉ के बेसिस पे, इन 2 लॉज को एक्चुअली में स्टडी करके डाल्टन प्रपोज्ड हिज एटॉमिक थ्योरी, है ना। डाल्टन ने पहली बार प्रपोज किया कि ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत ही छोटे जो है पार्टिकल से बना हुआ है, उस पार्टिकल्स को हम एटम बोलेंगे। ठीक है, इंडियन फिलोसफर्स ने उन चीज़ों को जो है
2000 साल पहले जो है अणु करके बोला था, ठीक है। हम सब परमाणु। हाँ, परमाणु या अणु से बने हुए हैं ना, वट एवर इट इज। तो जिस चीज को जो है, और भी बहुत सारे फिलोसफर्स दे सेड इट, बट डाल्टन ने उसको एक शेप दी चीज बेसिकली ना, कि उसको जो है एक रूल्स के फॉर्म में भी उसने फॉर्म किया, कि डाल्टन ही सेड कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल एटम्स, और वो जो एटम है वो एक सॉलिड स्फीयर की तरह है ना, एक बॉल की तरह है। हाइड्रोजन की जो सॉलिड स्फीयर है, जो बॉल है, वो मतलब अलग साइज की होगी, अलग कलर की होगी। ऑक्सीजन की ये जो बॉल शेप में एटम है, ये अलग साइज और अलग कलर के होंगे, एंड दैट्स व्हाई हाइड्रोजन बिहेव्स सेपरेटली एंड ऑक्सीजन बिहेव्स डिफरेंटली। बट वो इस चीज को कभी नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जो है वो मिल रहे हैं, सोडियम और मैग्नीशियम वो आपस में नहीं बना रहे हैं बॉन्ड। वो सब चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी। आपस में बॉन्ड क्यों बना रहे हैं, H2O जो है वो स्टेबल क्यों है, मतलब ऐसा क्यों है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मिलकर एक फैमिली बना रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं थी, बट स्टिल डाल्टन वाज द वन जिसने जो है ये चीज़ें स्टार्ट की, कि हर चीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर एटॉमिक लेवल में एटम से बनी हुई है। और उसने फर्स्ट टाइम था कि एटम्स को जो है वो एक सिंबल दिया, ठीक है। हर एटम के लिए उसने एक सिंबल डिराइव किया, बट उस टाइम तक बहुत कम एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर हुए थे या फिर नोन थे, है ना। आप समझिए उस टाइम में जो है कम्युनिकेशन भी कुछ नहीं था और इंटरनेट भी नहीं था। दे कुड नॉट टॉक टू ईच अदर थ्रू फोन, और दे कुड नॉट हैव बुक्स, है ना। बुक्स भी ऐसा कोई बहुत प्रिंटेड नहीं थी, ठीक है। रेडी? तो प्लीज राइट डाउन डाल्टन्स मॉडल। सर हमारा चैप्टर 3 पूरा है। चैप्टर 3 नहीं हुआ है बेटा, चलो ऐसा करते हैं चैप्टर 3 पहले करते हैं ना, इस पे एटॉमिक मॉडल पे बाद में आ जाएंगे, है ना। तो एक ऑर्डर बना रहेगा हमारा। सर तो आप वो चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे थे। हाँ जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है चैप्टर 4 ना। उसमें विल टॉक की ये कैसे कैसे इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को पता किया, जो चीज़ जो विजिबल नहीं है बट दे कम आउट। ये आपका बेटा मेटालिक बॉन्ड है ना, विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो इलेक्ट्रॉन का सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बीच में एटम्स आते हैं। ओके, मास नंबर है ना, गिव द हेडिंग मास नंबर। Mass number is same as atomic mass, which is same as number of protons plus number of neutrons, ठीक है। ये चीज कई बार जो है it is written other way, that is this will be written as 6C 12.001। तो यहाँ पर बेटा जो 6 है वो एटॉमिक नंबर है, 12.001 जो है वो मास नंबर है। सर तो इसमें कुछ नोट करना है। हाँ जी, ये डायग्राम बनाकर नीचे नोट करें, मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर हम सीधे ऐसा लिख सकते हैं कि मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ओके। न्यूक्लियॉन्स वर्ड जो है वो बहुत कॉमन वर्ड नहीं है ना, इसलिए आप नहीं लिखेंगे। ओके सर। तो इसमें सर, हाँ जी, सर व्हाट इज CO? कोबाल्ट। ओके सर। भाई मुझे एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था, किसी ने पूछा ही नहीं अभी तक। आई वॉज वेटिंग 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 बट नो वन आस्क्ड। मैं फिर से कुछ हिंट देता हूँ, शायद किसी के दिमाग में क्लिक करे क्वेश्चन।
क्वेश्चन इज क्लोरीन मास नंबर इज 35.5. कुछ सर क्वेश्चन कैसे? सर y 0.5. सर इसमें आधा प्रोटॉन या फिर आधा न्यूट्रॉन। 5.5. हाँ तो भाई कार्बन में मैंने 12.001 लिखा, आपने पूछा नहीं सर ये 0.001 कहाँ से आ गया? सर इलेक्ट्रॉन्स। Yes, sir. ना ना, नॉट इलेक्ट्रॉन्स. मास नंबर में कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंटिंग नहीं होते. अब कोई बताएगा ये आधा क्या हुआ? आधे को कैसे जस्टिफाई करोगे? सर बॉन्डिंग में शेयर हो रहा है। सर एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है तो फिर एनर्जी शायद से। ना ना, यानी जो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है ना वो 10th तक यूज नहीं होगा, है ना, उस पर इतना ध्यान मत देना, वो 11th-12th का कॉन्सेप्ट है. बट मैं उसको बताऊंगा, है ना, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना. देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड मास डिफेक्ट. तो जब हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स के बारे में और लास्ट में थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्शन में, आई विल टेल यू अबाउट मास डिफेक्ट. एनीवन ये 35.5 कहाँ से आ गया भाई? ये 0.5 का क्या मतलब है? यस सर सर। बॉन्डिंग में क्या आधे हो शेयर हो सकता है? सकते हैं। न्यूट्रॉन, सर कि वो आधा प्रोटॉन या फिर आधा न्यूट्रॉन। आधा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन. ना 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 ना, सुनो 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 देशवासियों, जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17. ठीक है, C30 Cl35 एंड क्लोरीन इज दिस. ये क्या मतलब है इसका? कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं. ठीक है, देखो क्लोरीन में जो फिक्स्ड है कि प्रोटॉन 17 होंगे, ये बात फिक्स्ड है. बट व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स कैन वेरी. ठीक है, देयर आर फ्यू क्लोरीन एटम्स, कुछ क्लोरीन एटम्स हैं जहां पर 18 न्यूट्रॉन्स हैं और कुछ क्लोरीन एटम है जहां 20 न्यूट्रॉन्स हैं, है ना. अब आपको क्लोरीन में बताना है कि कितने जो है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, तो आप कितने बताओगे? आप इनका एवरेज लोगे ना, इजंट इट? यू विल टेक एवरेज ऑफ दिस. भाई ये भी एक प्रॉपर क्लोरीन एटम है, ये भी प्रॉपर क्लोरीन एटम है. क्यों? क्योंकि दोनों में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है. अब न्यूट्रॉन्स वेरी कर गए हैं तो वी कॉल देम एज आइसोटॉप्स. हम इनको क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स. अब आपने कॉमन आप जो नमक खा रहे हैं ना, उस नमक को भी अगर आप लेंगे तो उस नमक में आपने 100 क्लोरीन को आप अगर 100 क्लोरीन एटम वहां से निकालेंगे तो यू विल फाइंड कि 25% आर हैविंग 18 न्यूट्रॉन्स एंड 75% आर हैविंग 20 न्यूट्रॉन्स, है ना. भाई इसमें 17 प्लस 18 न्यूट्रॉन्स है तभी 35 हो गया, और यहाँ पर 17 plus 20. 17 प्लस 20 है. सर सीएल मास नंबर 36 नहीं होना चाहिए? अरे 36 होना चाहिए मतलब मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो. सर अगर हम एवरेज निकाले तो? अगर हम एवरेज लेंगे तो वेटेज भी तो देखेंगे. 25% के पास 18 थे भाई, और 75% के पास जो है वो 20 न्यूट्रॉन्स हैं, है ना. अगर मैंने 4 एटम उठाए तो कितनों के पास जो है, कितनों का एटॉमिक नंबर 35 होगा 4 में से? सर एक का. और कितनों का 37 होगा? सर 3. Sir, 3 का. तो दोनों ही नाराज नहीं होने चाहिए ना. तो यहाँ पर हम मीन निकालेंगे, है ना. मीन क्या निकालेंगे? एक का 35 है और बाकी 3 का 37 है, और इनका एवरेज कितना हो गया? 35.5. तो ये हमारा एटॉमिक नंबर हो गया. और ये आपका एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन हाउ. क्वेश्चन क्या आता है? मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, एक्सप्लेन व्हाई द मास नंबर ऑफ क्लोरीन इज इन डेसिमल, है ना. तो आपका आंसर होगा मास नंबर इज द एवरेज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड इन केस ऑफ क्लोरीन the isotopes of chlorines are carrying different number of neutrons, and on average the mass number is coming in decimals. ठीक है. सेम केस कार्बन का जो हमने लिया था, तो कार्बन में बेटा 99% यहाँ पर जो है ये C12 होता है, मतलब एटॉमिक मास नंबर इज 12, एंड 0.1% यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर जो है वो 14 होता है. इनका जब हमने एवरेज लिया तो हमारा जो है 12.01 आ गया. ठीक है. Excuse me, sir. हाँ जी.
सर मैंने अभी कैलकुलेट करा और वो 36.5 आ रहा है मेरा मीन। तो आपने गलत कैलकुलेट किया। अच्छा हाँ, यहाँ पर सॉरी, आपने सही कैलकुलेट किया, बट दिस इज 75%, दिस इज 25%। सर तो फिर वो हम ये कर सकते हैं 75/135 प्लस 25/137। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने क्लोरीन में मास नंबर क्यों लिखा है नीचे? इसमें डायग्राम में तो मास नंबर ऊपर है। मैं आपको बताया 2 वेज में बेटा प्रेजेंटेशन होती है ना। वन इज लाइक दिस, ये जो था 59 27 कोबाल्ट, अनदर इज कोबाल्ट 27 मास नंबर 59 एटॉमिक नंबर। दोनों ही करेक्ट वे हैं प्रेजेंटेशन के, ठीक है। ये ऊपर नीचे ये साइड में है और कई जगह पर आपको ऊपर नीचे लिखा मिल जाएगा, ठीक है। इंटरनेट पे आप सर्च करें पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे हर पीरियोडिक टेबल में है ना थोड़ा डिफरेंट वे में मेंशन होंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, किसी में ऊपर किसी में नीचे ऐसे करके मेंशन होंगे। सर कोबाल्ट में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? कोबाल्ट में 32। नहीं सर ऐसे ही पूछ रहा हूँ। 32 न्यूट्रॉन्स क्या होगा, एटॉमिक नंबर इज प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन है तो दिस इज 27, दिस इज 27। मास नंबर इज गिवन 59, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 32। दैट्स इट। सर तो फिर हम न्यूट्रॉन कर सकते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर्स। हाँ, एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोल सकते हैं, बिल्कुल। ओके सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर तो जिनके होल नंबर में ये मास नंबर है तो सर उनके फिर आइसोटोप्स नहीं होते? इम्प्रेसिव, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो अगर होल नंबर्स में होंगे तो उनके यूजुअली आइसोटॉप्स नहीं होते हैं ना, आइसोटॉप्स आर सो रेयर कि दे आर नॉट अकाउंटेड फॉर। ओके सर। सर होते क्या आइसोटोप? आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनमें प्रोटॉन सेम होता है बट न्यूट्रॉन्स वो चेंज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मास नंबर पे हम थोड़े से 1-2 न्यूमेरिकल भी लेंगे। लेट्स एंड द सेशन एंड योर मैथ्स क्लास संयुक्ता मैम विल टेक, she will take Socrative doubts first and then the questions. Okay sir. Ma'am 5 minutes break. Thank you sir. Then ठीक है डॉक्टर। थैंक यू सर। 7:55 maths class will start. The probability Socrative. No Socrative probability that I will take on Tuesday है ना। Tuesday को जो टेस्ट के डाउट्स हैं वो होंगे प्लस Socrative वाले डाउट्स होंगे। So the lines and angles Socrative, right? लाइंस एंड एंगल Socrative। सर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। हाँ, अभी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का Socrative क्विज होगा, वो उसके सर और मंडे को क्या, मंडे को यही चलेगा ट्रायंगल्स और ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ट्यूसडे को एक्स्ट्रा क्लास रहेगी जिसमें संडे का टेस्ट डिस्कस होगा। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय, 5 minutes ब्रेक।